Hello everyone, welcome to E-Class. Today we will discuss the third part of the chapter 1 class 10. Okay? यहाँ पे लास्ट टाइम हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया था, राइट? फ्रेंच रिवॉल्यूशन को डिस्कस करने के दौरान वी हैव डिस्कस अबाउट द प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन बिफोर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन फ्रांस एंड आफ्टर द रिवॉल्यूशन व्हाट चेंजेस हैव बीन ब्राउट. इसके अलावा वी हैड डिस्कस अबाउट द नेपोलियनिक कोड, मतलब 1804 में जो नेपोलियन ने कोड दिया था और उसके अंतर्गत क्या क्या चेंजेस आए थे इन एंटायर यूरोप, मतलब यूरोप के जिस रीजन में भी फ्रांस का डोमिनेंस था, नेपोलियन बोनापार्ट का डोमिनेंस था, उस रीजन में उसने क्या क्या चेंजेस किए थे. क्वेश्चन आता है कि हमने इन सब सारी चीज़ों को डिस्कस क्यों किया. तो जब भी हम नेस्लिज्म इन यूरोप पढ़ेंगे तो फ्रांस का जिक्र करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि फ्रांस वाज द नेशन, कह सकते हो दैट वाज द पायनियर कंट्री जिसने यूरोप में नेस्लिज्म को डेवलप करने का काम किया था. क्योंकि यूरोप जब हम बात कर रहे हैं तो उस टाइम यूरोप का कंडीशन कुछ ऐसा था कि किंगडम्स और कैंटन्स में पूरा वर्ल्ड यूरोप डिवाइडेड था और वहाँ कोई नेशन स्टेट जैसे टर्म्स नहीं थे. और इस दौरान सिर्फ फ्रांस ही एक ऐसा कंट्री था जो प्रैक्टिकली इस चीज़ को सक्सेसफुली कर पाया था. तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग वैसे जगह पे उसके पीछे जाना ज़्यादा पसंद करते हैं जो लोग सक्सेस गेन कर लेता है उस चीज़ पे जिसकी थ्योरी केवल एग्जिस्ट करती थी, प्रैक्टिकली किसी ने उसको देखा नहीं था. तो फ्रांस में कुछ ऐसा ही होता है. फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद वहाँ पे नेशन स्टेट की थ्योरी डेवलप होती है और पूरा वर्ल्ड इसको फॉलो करना चाहता है. नेशन स्टेट का मतलब क्या होता है? नेशन स्टेट एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट होता है. पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी होती है और इस टेरिटरी की अपनी एक डिमार्केटेड बाउंड्री होती है, एक फिक्स्ड बाउंड्री होती है. इसका एक अपना पॉपुलेशन होता है जिसपे एक अपना वहाँ का गवर्नमेंट उस पर रूल करता है और उसकी अपनी एक कॉन्स्टिट्यूशन होती है. और अबव ऑल यहाँ पे सॉवरेनिटी होती है. सॉवरेनिटी का मतलब फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, ठीक है? मतलब यहाँ के एक एरिया, ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया जिसका अपना डिमार्केटेड बाउंड्रीज हो, इंटरनेशनल बाउंड्रीज हो और वहाँ पे उसकी अपनी सिटीजन हो, वहाँ पे गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन हो और अबव ऑल सॉवरेन हो, मतलब बाहर का कोई भी कंट्री उसके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस नहीं डाल सकता, राइट? तो दिस इज व्हाट कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट. ये उस टाइम में फ्रांस ने दिया जब पूरे वर्ल्ड में सारे कंट्रीज किंगडम प्रिंसिपैलिटीज में डिवाइडेड थे. आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ ऐसा है, जैसे ऑटोमन एम्पायर को ले लें. ऑटोमन एम्पायर किस तरह से है कि ये साउथ ईस्ट रीजन है यूरोप का, एशिया का ईस्टर्न वेस्टर्न रीजन है और अफ्रीका का नॉर्दर्न रीजन है. इन पूरे रीजन पे वो फैला हुआ है, ठीक है? और यहाँ के अब ऑब्वियस सी बात है कि इतना बड़ा रीजन पे अगर 3 कॉन्टिनेंट पे अगर कोई कंट्री, कोई एम्पायर एस्टैब्लिश हुआ है तो इसमें कॉमन जैसा कुछ नहीं रहा होगा. कॉमन सिर्फ क्या है? एम्पायर कॉमन है, राइट? एम्पायर के अलावा कॉमन एथनिसिटी नहीं हो सकती, शायद कहीं पे हो भी. कॉमन लैंग्वेज नहीं हो सकती, कॉमन कल्चर, कॉमन कस्टम्स नहीं हो सकता. मतलब क्या है? आइडेंटिटीज इनकी कॉमन नहीं रही थी. हम एग्जांपल ले ले हैब्सबर्ग एम्पायर का. हैब्सबर्ग एम्पायर जो था वो ऑस्ट्रिया हंगरी पे तो रूल कर ही रहा था. ऑस्ट्रिया हंगरी पे रूल करने के अलावा इसका रूल टाइरोल रीजन में था, स्टुडेंटलैंड में था, बोहेमिया में था, लोम्बार्डी वेनेशिया में था. लोम्बार्डी वेनेशिया का लैंग्वेज अगर देखा जाए तो ये इटालियन, ये जो थे इटालियन भाषा बोलते थे. गैलिशिया में था, गैलिशिया के लोग पोलिश बोलते थे, ठीक है? हंगरी में था, हंगरी के लोग मैग्यार बोलते थे ज़्यादातर. मतलब लैंग्वेज भी अलग अलग है. इतने सारे डिफरेंसेस के साथ कोई एक यूनाइटेड फीलिंग कहाँ से लाएगा, मतलब नेशनलिज्म की फीलिंग कहाँ से लाएगा? तो हमको इस चैप्टर में इसी चीज़ को फोकस करना है कि कैसे नेशनलिज्म को राइज किया गया. इसके पीछे कई सारे रीजन्स रहे थे. हम 1 by 1 इसके ऊपर डिस्कस करेंगे. स्टेप्स टूवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. यूरोप में नेशनलिज्म का फॉर्मेशन कैसे हुआ उसका स्टेप्स देखते हैं. पहला तो हम देख लेते हैं एरिस्टोक्रेसी का क्या रोल था जो लोगों में नेशनलिज्म की भावना जताने के लिए हेल्पफुल रहा, ठीक है? एरिस्टोक्रेसी होता क्या है? एक ऐसा क्लास जो यूरोप में हुआ करता था, काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होता था इनका सोसाइटी पे. दे वर डोमिनेंट क्लास जिनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग थे और सोशल इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा था. पर इनका पॉपुलेशन जो था वो बहुत कम था, ठीक है?
अब ऐसा कोई तबका जो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रिविलेज के साथ होता है तो वो कोई चेंज को प्रेफरेंस नहीं देता है, ठीक है। तो ये कोई चेंज को प्रेफरेंस नहीं देंगे क्योंकि इनको तो बर्थ प्रिविलेज मिला हुआ है, एरिस्टोक्रेसी क्लास बहुत ज़्यादा धनवान है और बहुत ज़्यादा पावर है, इनके बाद जो इनका जनरेशन होगा उनको भी वो मिल जाएगा। नेक्स्ट चीज़ क्या, मिडिल क्लास का देखते हैं। 18th सेंचुरी की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में होता क्या है कि यूरोप में देखते हैं, यूरोप में होता क्या है, सबसे पहली बार इंग्लैंड में जो है वो वहां पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आता है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के साथ ही एक नया तबका का डेवलपमेंट होता है जिसको मिडिल क्लास कहते हैं। नॉर्मली क्या था कि पूरा वर्ल्ड जो था वो कृषि पे डिपेंडेंट होता था और एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। तो एग्रीकल्चरल सोसाइटी ज़्यादातर क्या होते हैं, सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, जो बार्टर सिस्टम को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, मतलब कोई सामान लेके कोई सामान देना। तो यहाँ पे सरप्लस नहीं जनरेट हो पाता था, तो बिजनेस नहीं होता था बहुत ज़्यादा। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो प्रोडक्शन का जो गुड्स का प्रोडक्शन था वो बहुत हाई था, सरप्लस बहुत ज़्यादा थे, तो बिजनेस क्लास डेवलप हुआ, एक बिजनेस क्लास हो गया। उसके बाद कुछ लोगों ने अपना प्रोफेशन चुना, जैसे कोई लॉयर हो गए, कोई प्रोफेसर हो गए, इस तरह के लोग आते गए, ठीक है। हम लोग नॉर्मल अब देखा जाए तो मिडिल क्लास यही है। तो बिजनेसमैन जो है वो क्या चाहते हैं, हम लोग हमेशा देखते हैं वो अपने फायदे के अकॉर्डिंग हमेशा चेंज चाहते हैं। तो दे आर व्हाट, लिबरल्स। ये काफ़ी लिबरल है, चेंजेस को प्रमोट करना चाहते हैं। दूसरा क्या है, ये जो दो क्लास है ये तो देख के ही पता चल रहा है, दे आर एजुकेटेड क्लास। मतलब ये वो क्लास है जो एरिस्टोक्रेसी का बर्थ प्रिविलेज को पसंद नहीं करते और चेंजेस चाहते हैं सोसाइटी में। तो ऐसे लाइक माइंडेड लोग जो होंगे वो क्या चाहेंगे, वो भी चेंजेस चाहेंगे और एक तरह से लोगों का जो सिमिलर थिंकिंग आएगा वहां से वहां पे इन लोगों में कॉमन थिंकिंग के वजह से यहाँ पे लोगों में कॉमन आइडेंटिटी डेवलप होगी। नेक्स्ट, इमर्जेंस ऑफ लिबरल नेशनलिज्म। लिबरल का मतलब क्या होता है, जो चेंजेस पे बिलीव करते हैं। लिबरल नेशनलिज्म ये वो दौर था जब कंजर्वेटिव भी थे सोसाइटी में। कंजर्वेटिव का मतलब वो होता है वैसे लोग जो कोई चेंजेस नहीं चाहते, एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन को पावरफुल बनाना चाहते हैं। जैसे अगर मोनार्की सिस्टम है तो मोनार्क को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना चाहेंगे, फ्यूडल सिस्टम है तो फ्यूडलिज्म को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना चाहेंगे। मतलब क्या है, जो भी एग्जिस्टिंग सिचुएशन है वो उसी में रहना पसंद करते हैं, वो चेंजेस नहीं पसंद करते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड सोसाइटी में ऐसे लोग भी तो होंगे जो चेंजेस चाहते हैं, ठीक है। तो लिबरल जो थे जिनको चेंजेस चाहिए थे। अब ये चेंजेस हर एस्पेक्ट का हो सकता था सोशल चेंजेस हो तो सोशल चेंजेस में क्या हो, लोगों को लिबर्टी मिले और लोग इक्वल हो, ठीक है। लिबर्टी और इक्वालिटी का चेंजेस लोगों को चाहिए था। पॉलिटिकली क्या हो, गवर्नमेंट जो बने वो लोगों का ऐसा कॉन्सेप्ट पे बने जिसपे लोगों का कंसेंट को ध्यान रखा जाए, लोगों की सहमति पे गवर्नमेंट बने। पर ये जरूरी नहीं था कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी हो, मतलब यहाँ पे ये लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी पे बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज इकोनॉमिकली इट स्टूड फॉर फ्रीडम ऑफ मार्केट। फ्रीडम ऑफ मार्केट पे इन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया। मतलब इकोनॉमिकल लिबर्टी में क्या, लिबरल्स जो हैं वो इकोनॉमिकल चेंजेस भी चाहते हैं। जैसे जो स्टेट जो इम्पोज करता है रिस्ट्रिक्शंस गुड्स और कैपिटल के ऊपर, वो रिस्ट्रिक्शन को हटाया जाए ताकि इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो। फॉर एग्जांपल हम यहाँ दो सिटीज लेते हैं, हैम्बर्ग और न्यूरम्बर्ग। ये दोनों सिटी जो है वो जर्मनी का है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन इन दोनों के बॉर्डर, इन दोनों तक पहुँचने में, यहाँ से यहाँ पहुँचने में करीब 11 चेक पॉइंट्स को क्रॉस करना पड़ता है और ये सारी जगह पे 5% का ड्यूटीज देना पड़ता है। तो अब क्या होगा, जो प्रोडक्ट है वो हर पॉइंट पे दोगे पैसा तो वो क्या होगा, प्रोडक्ट बहुत इजीली ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, तो कोई भी ऐसा ट्रेड नहीं करना चाहेगा। प्लस जो मेजरमेंट का तरीका है हर जगह पे अलग है, यहाँ से यहाँ आया तो मेजरमेंट का तरीका अलग हो गया, यहाँ से आया तो अलग हो गया, ठीक है। करेंसी हो सकता है चेंज हो गया, ठीक है। तो दिस इज वाई ये लोग चाहते थे कि एक यूनिफॉर्म मेजरमेंट हो, जो फाइनली वहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट ने जिसका जिक्र किया था, राइट। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया था, इकोनॉमिकल यूनिफिकेशन का काम किया था। इकोनॉमिकल यूनिफिकेशन मतलब कंट्रीज पॉलिटिकल यूनिफाई नहीं था, बट इकोनॉमिक यूनिफिकेशन का कॉन्सेप्ट नेपोलियन ने दे दिया था कि अगर हम इकोनॉमिकली यूनिफाई रहेंगे तो समवेयर वी विल बी अर्निंग प्रॉफिट और इससे हमारा इकोनॉमी बेटर होगा, राइट। नेक्स्ट इज न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1850। तो कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है,
द पॉलिटिकल फिलॉसफी जहाँ पे कंजर्वेटिव जो होते हैं दे डोंट बिलीव इन द चेंजेस, ठीक है, ये ट्रेडिशनल जो तरीका है उस चीज़ पे बिलीव करते हैं, ट्रेडिशनली जो चलता आ रहा है ये उनको फॉलो करते हैं, राइट, ठीक है, मतलब जो राजतंत्र है, किंग के पास जो पावर है दैट शुड बी एज इट इज, ठीक है, जैसा था चला आ रहा है वैसा ही होना चाहिए। लाइक न्यू कंजर्वेटिज्म थोड़ा चेंज हो गया है, और ये किसकी वजह से चेंज हुआ? 1815 के पहले, मतलब नेपोलियन बोनापार्ट का जब पतन हो चुका था, उनका साम्राज्य ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, उसके पहले क्या था कि कंजर्वेटिज्म जो थे वो कुछ ऐसा सोचते थे, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने जो चेंजेस लाए थे उसके बाद लोगों का सोच जो था, इवन कंजर्वेटिव का भी सोच चेंज हो गया था, ठीक है। उन लोगों का इंटेंशन क्या था? वो नहीं चाहते थे कि पुराना वाला जो सोशल ऑर्डर है वो वापस आ जाए, दे वांटेड चेंजेस। पर कैसा चेंजेस? उनके अकॉर्डिंग जो मॉडर्नाइजेशन किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने, वो किंगडम को और स्ट्रॉन्ग कर सकता है, वो और इफेक्टिव बना सकता है। मॉडर्न आर्मी, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी अच्छी होगी, आर्मी अच्छी होगी, डायनेमिक इकोनॉमी। तो इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए? डायनेमिक होनी चाहिए, चेंजेस होने चाहिए, उसमें काफी सारे डिफरेंसेस होने चाहिए, राइट। तो नेपोलियन उस टाइम पे इस चीज को ध्यान में रखा था। अबॉलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म को हटाने से क्या होगा? सोशल ऑर्डर बेटर हो जाएगा और किंग का पावर को स्ट्रेंथ मिलेगी, राइट। तो दिस इज व्हाट वी हैड टू सी कि क्या क्या कंजर्वेटिव सोच रहे थे। यहां जब हम देख रहे हैं 1815, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। वियना कांग्रेस ऑफ 1815 क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस ईयर को वियना कांग्रेस हुई थी। वियना जो है वो सिटी का नाम है, जिसकी वजह से इसका नाम वियना कांग्रेस है, और ये कैपिटल सिटी है ऑस्ट्रिया की। वियना जो था वो होस्ट था, और इसका होस्टिंग कौन कर रहे थे? ड्यूक मेटरनिक, ही वॉज द चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया, राइट, ठीक है। अब कोई भी मीटिंग होती है, कोई भी कांग्रेस होती है, उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, कोई ना कोई पर्पस होता है। पर्पस क्या था कि नेपोलियन बोनापार्ट ने जो भी चेंजेस यूरोप में किए थे उन सारे चेंजेस को हटाना, ठीक है, मतलब जो भी चेंजेस उन्होंने किए थे उसको हटा दो। जो बाउंड्री उन्होंने चेंज कर दिया था, रीजन को जीत कर उन्होंने बाउंड्री नया बना दिया था, उसको हटाइए, और नेपोलियन बोनापार्ट का जो भी एम्पायर था उसको आपस में बांट ले, राइट। रिस्टोर द पावर ऑफ द बॉर्बन डायनेस्टी। बॉर्बन डायनेस्टी क्या है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले यहाँ पे जो फ्रांस में रूलिंग होती थी वो बॉर्बन डायनेस्टी ही करता था, तो बॉर्बन डायनेस्टी को हटा दिया गया था 1791 के बाद। तो ये बॉर्बन डायनेस्टी जो थी इसको फिर से रिस्टोर किया गया पावर में इन फ्रांस, ठीक है। सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप at the boundaries of France to prevent French expansion in future। नेपोलियन बोनापार्ट ने क्योंकि काफी सारे टेरिटरीज को जीत लिया था और यूरोप का जो स्ट्रक्चर था, ज्योग्राफिकल मैप था, उसको चेंज कर दिया था, तो इसीलिए नेपोलियन बोनापार्ट की डेथ के बाद वियना कांग्रेस में ये डिसाइड किया गया कि इसकी बाउंड्री पे नए स्टेट्स को बनाया जाए ताकि ये एक्सपैंड ना कर सके। तो जैसे यहाँ पे नॉर्थ में नीदरलैंड और बेल्जियम है, यहाँ पे जेनेवा, ठीक है, यहाँ पे पिडमोंट सार्डिनिया को जेनेवा मिल गया। तो इस तरह से क्या हुआ, स्टेट्स के ऊपर बाउंड्रीज बना दिए गए, क्लियर। ये जो स्टेट है फ्रेंच स्टेट, उसके साइड पे बाउंड्रीज लगा दिए गए, राइट, नए नए स्टेट्स एस्टेब्लिश करके। तो ये वियना कांग्रेस के तहत किया गया, ठीक है। कुछ और चेंजेस थे जो, जैसे 39 स्टेट कॉन्फेडरेशन लेफ्ट अनटच्ड। नेपोलियन बोनापार्ट ने बहुत सारे प्रिंसिपैलिटीज को मिलाकर एक 39 स्टेट का कॉन्फेडरेशन बनाया था। ये कॉन्फेडरेशन को अनटच छोड़ दिया गया, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं लाया गया। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि 39 स्टेट का कॉन्फेडरेशन बनाने से क्या हुआ था, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड कैपिटल हो पाया था और इकोनॉमिकल यूनिफिकेशन हो पाया था, जिसमें हम जॉल्वरिन का जिक्र किया था। जॉल्वरिन क्या था, जहां पे कस्टम यूनियन बनाया गया था। कंजर्वेटिव रेजिम सेटअप इन 1815। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1815 के बाद कंजर्वेटिव्स का पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया और कंजर्वेटिव रेजिम को स्टैब्लिश कर दिया गया यूरोप में।
ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे रोल ऑफ रिवॉल्यूशनरीज। रिवॉल्यूशनरीज का क्या रोल था नेशन स्टेट की फीलिंग्स को डेवलप करने का या फिर लोगों में नेशनलिज्म की भावना को जगाने का। ठीक है, 1815 का केस हमने पढ़ लिया। वियना कांग्रेस के बाद कंजर्वेटिव्स में जो फिलॉसफी था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा था। तो जब कंजर्वेटिव स्ट्रांग होंगे तो लिबरल्स को वो सप्रेस करेंगे, क्योंकि लिबरल्स और कंजर्वेटिव का दोनों का फिलॉसफी बिल्कुल अपोजिट होता है। ठीक है, और इसके वजह से क्या होता है, ये जो लिबरल्स होते हैं वो सीक्रेट सोसाइटीज़ फॉर्म करने लगते हैं, क्योंकि उनको फ्रीडम नहीं दिया जाता है। और ये सीक्रेट सोसाइटीज़ क्यों बनाते हैं, और सीक्रेट सोसाइटीज़ का मतलब क्या होता है, नॉर्मली लाइक माइंडेड पीपल जो होते हैं वो अपना एक ग्रुप बना लेते हैं। हो सकता है कंट्री में से बनाए या फिर आउट ऑफ द कंट्री, जो भी लोग जिस तरह की सोच रखते हैं एक तरह का ग्रुप बना लेते हैं। और कब कंट्री में कभी ज़रूरत पड़ती है और कंट्री में ऐसा कोई अपराइजिंग होता है या फिर इनका ग्रुप बहुत स्ट्रांग हो जाता है तो अपने कंट्री को फिर अपने अकॉर्डिंग चलाने के लिए रिवॉल्यूशन कर देते हैं, राइट। उसी में एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं मैज़नी का। मैज़नी इज़ अ वेरी पॉपुलर फिगर जो इटली से बिलोंग करते हैं और इटली के यूनिफिकेशन में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा था। ठीक है, ही वॉज बॉर्न इन 1807, जेनेवा में इनका बर्थ हुआ था और बहुत कम उम्र में इन्होंने सीक्रेट सोसाइटी को ज्वाइन कर लिया था। लेकिन 1831 में ये क्या करते हैं, रिवॉल्यूशन को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, बट इसमें ये फेल हो जाते हैं और फाइनली इनको एक्साइल कर दिया जाता है, कंट्री से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, पर कंट्री से बाहर जाने के बावजूद भी इन्होंने सीक्रेट सोसाइटी बनाना नहीं छोड़ा और ये यंग इटली जो मार्सलीज में बनाते हैं और यंग यूरोप जो बेरेन में बनाते हैं इसका फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और यहाँ से लोगों को इकट्ठा करना शुरू करते हैं। जो इसके मेंबर होते हैं वो जरूरी नहीं है केवल इटली से थे, बहुत सारे रीजन से, अलग अलग यूरोप के अलग अलग पार्ट से थे, जैसे पोलैंड से भी थे। ठीक है, नेक्स्ट इज रोल ऑफ रिवॉल्यूशन फ्रॉम 1830 टू 1848। रिवॉल्यूशन में क्या है कि अगर कोई कंट्री का कंडीशन, मान लो दो कंट्री है, रोल ऑफ रिवॉल्यूशन, तो सपोज रोल ऑफ रिवॉल्यूशन होता है क्या रोल होगा नेशनलिज्म को क्रिएट करने के लिए। सपोज दो कंट्री है, दोनों का कंडीशन एक सा है और एक अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है, अपने आप को उस कंडीशन से ओवरकम करा पाया है, तो दूसरे वाले को इससे इंस्पिरेशन मिलेगी। तो सेम थिंग यहाँ पे भी हो रहा है, जो दूसरी कंट्रीज के ऑलमोस्ट यूरोप का कंडीशन एक ही है और सब जगह हर कंट्री के लोग को फ्रीडम चाहिए और वो अपने आप को लिबरेट करना चाहते हैं उन सारे परेशानियों से जो कई सालों से चला रहा है। तो जुलाई में एक रिवॉल्यूशन होता है, फ्रांस में ही होता है 1830 का। ठीक है, और ये किसके खिलाफ होता है, बॉर्बन डायनेस्टी। बॉर्बन डायनेस्टी वही डायनेस्टी है जिसको फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद हटा दिया गया था, लेकिन वियना कांग्रेस के बाद रीस्टोर कर दिया गया था। तो जब इसको बॉर्बन डायनेस्टी को ओवरथ्रो कर दिया गया तो लाया क्या किया गया, तो लाया गया यहाँ पे एक नया किंग बनाया गया लुइस फिलिप को, और ये जो रिवॉल्यूशन था वो चलाया गया था लिबरल्स के द्वारा। तो लिबरल्स हमेशा चेंज पसंद करते हैं, लोगों का राइट्स की बात करते हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन पे भी बिलीव करेंगे। तो यहाँ पे मोनार्क जो है, जो किंग है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करेंगे, देयरफॉर ये क्या बन जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो ये फ्रांस की बात है। फ्रांस फिर से यहाँ पायनियर बन जाता है क्यों रिवॉल्यूशन के लिए, क्योंकि फ्रांस के बैक पे जब फ्रांस को सफलता मिली तो इसके पीछे से ब्रुसेल्स भी खड़ा था, मतलब बेल्जियम भी खड़ा था अपने कंट्री के हक के लिए लड़ाई करने के लिए। इसीलिए मेटरनिक ने कहा था, मेटरनिक जो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, उन्होंने कहा था व्हेन फ्रांस स्नीजेस द एंटायर यूरोप कैचेस कोल्ड। ठीक है, मतलब फ्रांस में अगर कोई घटना घटती है तो पूरा यूरोप पे उसका असर पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेल्जियम जो है वो नीदरलैंड के किंगडम से अलग कर लेता है अपने आप को और एक नया नेशन स्टेट के फॉर्म में राइज होता है। तीसरा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। देखो, ग्रीस को क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है इन यूरोप।
ठीक है, मतलब सिविलाइजेशन का जो शुरुआत है वो ग्रीस से ही हुआ था ऐसा माना जाता है। तो ऐसे लोग जो हैं वो अगर किसी दूसरे एम्पायर के अंदर रहेंगे तो इनको कहीं ना कहीं फीलिंग रहेगा कि वो क्या कर रहे हैं, जो जिन्होंने दुनिया को रास्ता दिखाया था वो ही खुद किसी और के अंदर आ जा रहे हैं, तो उनके अंदर कोई फीलिंग होगी जिसको, तो वहां के लोगों में एक फीलिंग होगी कि वो अपना जो पुराना कंडीशन था उसको फिर से गेन कर ले। तो इसीलिए यहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा ये फैलाया जाता है कि हम लोग को अपना इंडिपेंडेंस गेन कर लेना चाहिए। तो यहाँ के लोग ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ वॉर कर देते हैं और फाइनली कॉन्स्टेंटिनोपल जो था 1832 में इस संधि के द्वारा, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के द्वारा इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल जो है दिस इज द सिटी इन टर्की। एक्चुअली जो ऑटोमन एम्पायर था ना, जो ग्रीस पे रूल कर रहा था, वो टर्की को ही बिलोंग करता। दिस इज ग्रीस। और देखो स्टार्टिंग में हमने जिक्र किया था इसके बारे में, ऑटोमन एम्पायर के बारे में, तो ये पूरा रीजन उसका था, ग्रीस पे उसके अंतर्गत ही आता था, राइट। तो रोल ऑफ रिवॉल्यूशन का क्या रोल रहा? लोगों को इंस्पायर करना शुरू किया रिवॉल्यूशन कि आप भी अपने पॉलिटिकल कंडीशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए और अपना एक नेशन स्टेट बनाइए जहां पे गवर्नमेंट आपकी होगी, लोग आपके होंगे, किंग आपका होगा और बातें आपकी सुनी जाएगी। नेक्स्ट है रोमांटिक इमेजिनेशन। रोल ऑफ रोमांटिक इमेजिनेशन क्या था? रोमांटिसिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है जो करते हैं ग्लोरीफाई किस चीज को? कल्चर, आर्ट, लैंग्वेज, म्यूजिक, हिस्ट्री, इन सब चीजों पे फोकस करते हैं। मतलब इन सब चीजों को आगे लाके, सामने लाके लोगों में अपने कंट्री के लिए नेशनलिज्म की फीलिंग जनरेट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे साइंस और लॉजिकल रीजनिंग का कोई महत्व नहीं रह जाता है, राइट। तो यहाँ पे एग्जाम्पल अगर देखा जाए, जैसे पोलिश स्ट्रगल अगेंस्ट रशिया, पोलैंड के बारे में हमने लास्ट टाइम जिक्र किया था कि पोलैंड जो था वो कुछ इस तरह था कि पोलैंड का ये पार्ट जो था वो प्रूसिया ने कैप्चर कर लिया, ये पार्ट ऑस्ट्रिया ने और ये पूरा रशिया ने। तो पोलैंड का खुद का एग्जिस्टेंस रह नहीं गया, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो पोलैंड के लोग, पोलैंड जब दूसरे के अंतर्गत आ जाएगा तो क्या यहाँ के लोगों का नेशनलिज्म का भावना मर जाएगा? नहीं। तो यहाँ के लोगों की भावना को जगाने के लिए यहाँ का जो म्यूजिक था, यहाँ के जो आर्ट थे, लैंग्वेज थे, उन सब के थ्रू इनको जिंदा रखा गया ताकि वो दोबारा से एकजुट हो जाए और फिर से अपने कंट्री को इंडिपेंडेंट करा पाए और उसी फॉर्म में ले आए जिस फॉर्म में वो पुराने टाइम में हुआ करता था। तो यहाँ पे ओपेरा म्यूजिक का इस्तेमाल किया गया जिसको कैरोल कोरपेंस्की ने यूज किया था। इन्होंने क्या किया? ओपेरा म्यूजिक जगह जगह पे बजाते थे और लोगों को कहते थे कि हमें अपने कंट्री के लिए फिर से एक होना है। ठीक है, लैंग्वेज को सिंबल बनाया इन लोगों ने। करते क्या है कि रसिया जो है वो इन पे लैंग्वेज इम्पोज कर देता है, रसियन। ठीक है, और इन लोगों ने इसको मानने से मना कर दिया। जहां भी चर्च की मीटिंग होती थी इन लोगों ने पोलिश भाषा का इस्तेमाल करना शुरू किया। मतलब रसिया चाहे कुछ भी कर ले, हम अपनी भाषा बोलेंगे, अपने तरीके से अपने म्यूजिक को फोकस करेंगे। कहने का मतलब हम स्ट्रगल करेंगे और स्ट्रगल करके ओवरकम करेंगे अपने प्रॉब्लम्स को। और उसके लिए हम किस चीज को फोकस करें? यहाँ की लैंग्वेज को, यहाँ के कल्चर को, इन सब चीजों को, राइट। नेशनलिज्म एंड इन बाल्कन्स। बाल्कन क्या है? बाल्कन्स को अगर समझे तो यहाँ देखेंगे आप, दिस इज द बाल्कन रीजन। आप देखोगे ये पूरा रीजन बाल्कन है। अलग अलग कंट्रीज है, अलग अलग नेशंस है और सबकी अलग अलग भाषा है, सबके अलग अलग एथनिसिटी है। और जब सब कुछ अलग होगा तो इसमें नेशनलिज्म कहाँ से आएगा? तो कोई ना कोई एक टेरिटरी होगा जहाँ के लोग ऑलमोस्ट एक चीज बोलते होंगे, एक तरह का एथनिसिटी होगा। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही था। इन लोगों में नेशनलिज्म जो है वो कॉमन हिस्ट्री, कॉमन लैंग्वेज और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे एथनिसिटी की वजह से यहाँ के लोगों में नेशनलिज्म की भावना जगती है और ये अपने कंट्री को लिबरेट कर पाते हैं और नेशन स्टेट का फॉर्मेशन करने में सफल हो पाते हैं। इसके बारे में हम आगे चैप्टर में जिक्र करेंगे डिटेल में। ठीक है, रोल ऑफ हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। हंगर, हार्डशिप और पॉपुलर रिवोल्ट क्या है? हंगर कैसे होगा? तो हंगर का दो कारण हो सकता है, एक तो ड्राउट हो जाए या फिर कोई नेचुरल कैलामिटी हो, और दूसरा रीजन ये हो सकता है कि कंट्री
में पॉपुलेशन ज़्यादा हो और प्रोडक्शन कम हो, तो ये हंगर का कारण बनता है। और एक और रीज़न है तो होता है महंगाई बढ़ जाए, राइट। नेक्स्ट क्या है, हार्डशिप। लोगों को प्रॉब्लम कैसे है, प्रॉब्लम क्या है, तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर होता है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम में ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें, सारे प्रोडक्शन मशीन से ही होने लगती है। कुछ लोग जो हैं वो हैंडलूम्स, लाइक अगर कपड़े की बात करें तो हैंडलूम्स चला के कपड़े बनाते हैं। अब जो पर्सन हैंडलूम से कपड़ा बनाएगा उसका लेबर कॉस्ट बढ़ेगा, क्योंकि वो ज़्यादा दिन तक काम कर रहा है और हैंड से बना रहा है। और ये जो पर्सन जो इंडस्ट्री में बनाएगा उसका लेबर कॉस्ट कम रहेगा, इसकी वजह से वो उसका प्राइस भी कम होगा। तो इसको compete कर पाना इनके लिए डिफिकल्ट हो रहा था, और इसकी वजह से ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे, ठीक है। तो ये कंडीशन होता है, और इसी वजह से हंगर, हार्डशिप, ये सारे रीजंस भी होते हैं जो लोगों में नेशनलिज्म की भावना जगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कंट्री में हंगर है, आप लोग परेशानी में हैं, तो आप क्या सोचेंगे कि अगर हमारा खुद का गवर्नमेंट होता तो हमारे लिए कोई बेटरमेंट की पॉलिसी बनाता, हमारे कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए काम करता। तो हम क्या चाहेंगे कि हमारा एक नेशन स्टेट हो, और इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे तो हमारा कंडीशन बहुत बुरा है, पर कुछ अच्छा हो जाने के होप में हम क्या करेंगे, उसके लिए जी जान से लग जाएंगे। तो यहीं से नेशनलिज्म जो है बहुत पिक पे पहुंचता है, और फाइनली हम इसका रिजल्ट देखेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में और यूनिफिकेशन ऑफ इटली में। थैंक यू।